Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the pathology of glomerulonephritis. तो सबसे पहले ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है वो हम देख लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक इमेज बनाई है। दिस इज़ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। मान लीजिए ये हमारी किडनी है, इसके आसपास जितना भी रेड एरिया देख रहे हो ये आपका नेफ्रॉन से भरा पड़ा है। हम सभी जानते हैं कि किडनी का मेन फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन करना। तो फिल्ट्रेशन कैसे करेगी? किसी न किसी एरिया की हेल्प से करेगी। कौन से एरिया की हेल्प से करेगी? इस रेड वाले एरिया की हेल्प से करेगी। इस एरिया में है कौन हेल्प करने के लिए? इस एरिया में इसकी यानी किडनी की फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन्स हैं। मिलियंस ऑफ द नेफ्रॉन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब एक नेफ्रॉन को निकाल करके अगर मैं अलग से डायग्राम बनाऊँ तो वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। हमारे डिजीज़ का नाम है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे आ रहा है नेफ्राइटिस। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन। नेफ्राइटिस मीन्स होता है नेफ्रॉन। ग्लोमेरुलो नेफ्रॉन का ही एक पार्ट है। तो चलिए देख लेते हैं कि नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है जिसमें आइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका पूरा नेफ्रॉन है। सबसे पहले आप ये रेड एरिया देख लो, ये रेड एरिया ही है आपका ग्लोमेरुलस। अब ये एरिया इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सबसे पहले फिल्ट्रेशन का काम यहीं से स्टार्ट होता है और यहीं पे क्या हो रहा है? इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों है कि यहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री बहुत ईजिली या बहुत कॉमनली हो सकती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक फर्स्ट पार्ट है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप ये कह सकते हो ब्लड को एंट्री दे रहा है और हो सकता है ब्लड के थ्रू कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आ जाए और सबसे पहले इसको हार्म करना स्टार्ट कर दे। इसके अलावा ये किसके अंदर होता है? ये इस सी लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होता है। इस स्ट्रक्चर को हम बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। बोमेन्स कैप्सूल एक ब्रॉड पाइप से अटैच होता है। इस पाइप को आप देख सकते हो। इस पाइप का नाम है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये पाइप हमारे बोमेन कैप्सूल से अटैच है और बोमेन कैप्सूल हमारा ग्लोमेरुलस से अटैच है। इसका मतलब ये है कि ग्लोमेरुलस जितना भी चीज़ फिल्टर करेगा वो बोमेन कैप्सूल में आएगी और बोमेन कैप्सूल से वो हमारे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ जाएगी। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एक और पतली पाइप से अटैच है। इसको हम लोग बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले एक मोटे पाइप से अटैच है जो कि ऊपर की तरफ चीज़ों को लेकर के जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो जितना भी एरिया, जितना भी प्लाज्मा या जो भी अननेसेसरी चीज़ें यहाँ से फिल्टर होकर के नीचे जा रही हैं वो लूप ऑफ हेनले की हेल्प से डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जा रही हैं। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लास्ट में एक लंबी पाइप से अटैच होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट हमारे डायरेक्ट अदर ब्लड सप्लाई से अटैच होती है या नियर बाय होती है ब्लड सप्लाई के। तो मान लीजिए कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर आ गई है तो ये अपनी इन ब्रांचेस से उस इम्पॉर्टेंट चीज़ को वापस से ब्लड सप्लाई में ट्रांसफ़र कर देगी और बेकार की चीज़ों को यूरिन बना करके हमारे किडनी के आगे लेकर के चली जाएगी। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा कि यूरिन कैसे बनता है। सारी अननेसेसरी चीज़ें जो है वो आपके इस ग्लोमेरुलस से फिल्टर हो करके बोमेन कैप्सूल को पास करके प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में आती हैं। उसके पास लूप ऑफ हेनले अटैच होता है। लूप ऑफ हेनले से जाएंगी आपके डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लास्ट में अटैच होता है कलेक्टिंग डक्ट से। कलेक्टिंग डक्ट के पास बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, आप देख सकते हो, और इसके पास बहुत सारी ब्लड सप्लाई भी होती है। ये ब्रांचेस डायरेक्ट ब्लड सप्लाई से कनेक्टेड होती हैं। मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट चीज़ कलेक्टिंग डक्ट में आ भी गई तो ये कलेक्टिंग डक्ट उस इंपॉर्टेंट चीज़ को डायरेक्ट ब्लड सप्लाई में भेज देती है और वेस्ट मटेरियल को यूरिन बना करके किडनी के अंदर ट्रांसफ़र कर देती है। तो इस तरह से हमारा फंक्शन चलता है।
अब पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करेंगे तो पैथोजेनेसिस में प्रॉब्लम क्या हो रही है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से या किसी भी डिजीज़ की वजह से कहीं ना कहीं हमारे ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी पैथोजेनेसिस। तो सबसे पहले ईटियोलॉजी की वजह से, जिसमें आपका कई सारी चीज़ें आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, जिसमें आपका मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कौन सा आता है, बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, या आप कह सकते हो ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। इसकी वजह से मैक्सिमम आपके ग्लोमेरुलस में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसके अलावा एक और रीज़न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, दैट इज़ ऑटो इम्यून डिजीज़। तो आज हम पैथोजेनेसिस देखेंगे ऑटो इम्यून डिजीज़ पे। मान लीजिए किसी पर्सन को ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब क्या है, ऑटो मीन्स अपने आप, इम्यून मीन्स इम्यून सिस्टम, ठीक है। हमारा खुद का इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल्स को एक एनिमी समझ करके क्या करने लगता है, एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट करता है, ठीक है। और ये एंटीबॉडीज़ हमारे सेल्स को मारना स्टार्ट कर देती हैं। इसी डिज़ीज़ को हम ऑटो इम्यून डिज़ीज़ बोलते हैं। नॉर्मली हमारी बॉडी ऐसा नहीं करती है। नॉर्मली हमारी बॉडी उन्हीं सेल्स के लिए या उन्हीं चीज़ों के लिए एंटीबॉडीज़ बनाती है जो हमारे लिए हार्मफुल है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरे अंदर चला आया तो मेरी बॉडी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएगी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहाँ बॉडी अपने ही सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर रही हैं। तो मान लीजिए ये हमारे ग्लोमेरुलस की एक सेल है, ठीक है। ये हमारा ग्लोमेरुलस है, इसकी एक सेल को हम लोगों ने अलग कर लिया है। मान लीजिए ये हमारा एक सेल है, ठीक है। हमारे सारे सेल्स के ऊपर एंटीजेंस अटैच होते हैं, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी में सेल्स हैं और उन सेल्स के ऊपर एंटीजन अटैच होते हैं। अगर आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो ये एंटीजन के अगेंस्ट आपकी बॉडी क्या बनाने लगेगी, एंटीबॉडीज़ बनाने लगेगी। इस तरह से एंटीबॉडीज़ बनाने लगेगी। अब ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, इन एंटीजेंस को, जो कि हमारे ही सेल के एंटीजन हैं, इन एंटीजन को एनिमी समझने लगेगी और इनसे आकर के कनेक्ट हो जाएगी। कनेक्ट क्यों हो जाएगी, क्योंकि इन एंटीबॉडीज़ को, एंटीजन को डिस्ट्रॉय करना होता है। ये क्या है, एंटीबॉडीज जो कि बॉडी ने बनाई हैं। और ये लाइन क्या है, ये ब्लैक वाली, ये हमारी एंटीजन है, ठीक है, जो कि हमारे सेल्स के ऊपर पहले से अटैच थी, ठीक है। तो अब ये एंटीबॉडीज़ इसके अगेंस्ट बन गई और इन्होंने क्या किया, एंटीजन को घेर लिया, ठीक है। एंटीजन से जाकर के अटैच हो गई। अब एंटीजन से जब ये जाकर के अटैच हो गई तो ये दूर से देखने में क्या लगेगा कि ये एक तरह का क्लस्टर बना हुआ है। क्लस्टर मतलब एक गुच्छा बना हुआ है, एंटीजन एंटीबॉडी का गुच्छा, ठीक है, बना हुआ है। उसी तरह से कंटिन्यूअस एंटीबॉडीज़ बनती चली जाएंगी, ठीक है, क्योंकि उनको क्या लग रहा है कि हमारे सेल को किसी हार्मफुल एंटीजन ने घेर लिया है या डिस्ट्रॉय करने आ गया है। तो ऐसे कंटिन्यूअस हमारी ढेर सारी एंटीबॉडीज़ बनती चली जाएंगी। अब जब ये एंटीबॉडीज़ बनती चली जाएंगी तो यहाँ पे क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये दोनों इंट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। इंट्रैक्शन के बाद क्या होगा, सीधे सीधे क्लस्टर बन जाएगा। क्लस्टर के बाद और भी इम्यून सेल्स बनते चले जाएंगे। इम्यून सेल्स बनते चले जाएंगे, आगे जाकर के प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पे अब ये इम्यून सेल्स एक केमिकल रिलीज़ करेंगे ताकि वो इन एंटीजन को मार सके। जैसे ही ये केमिकल रिलीज़ करेंगे, ये केमिकल जाकर के पूरे क्लस्टर को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। ये पूरे क्लस्टर को डिस्ट्रॉय कर देगा। भाई जब ये मरेंगे तो ये भी मरेंगे, है ना, ठीक है। ये पूरे क्लस्टर को डिस्ट्रॉय कर देगा। और जब ये क्लस्टर को डिस्ट्रॉय करेगा तो हमारी आसपास की जो कैपिलरीज होती हैं, जो कि पतली पतली ब्लड सप्लाई होती हैं, वो भी साथ में क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा सब अंदर फाइटिंग चलती रहेगी। इसी फाइटिंग के दौरान हमारे जो माइक्रोफेजेस हैं, ठीक है, मैक्रोफेजेस, सॉरी, ठीक है, जो हमारे मैक्रोफेजेस हैं, जो कि WBC का एक पार्ट है, वो क्या करेगा, वो इन सबको इंगल्फ करता चला जाएगा, खाता चला जाएगा। इन्हीं सब की लड़ाई झगड़ों में हमारे आसपास की ब्लड सप्लाई भी डैमेज हो जाएगी।
जब हमारे आसपास की ब्लड सप्लाई डैमेज हो जाएगी तो उसकी वजह से रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि जो हमारी कैपिलरीज़ हैं वो भी डैमेज हो गई, जिसकी वजह से कैपिलरीज़ अब ब्लड को अच्छे से फिल्टर वाला काम करने नहीं देंगी, यानी कि जो हमारा ग्लोमेरुलस था जो कि हमारे ब्लड सप्लाई से मिलके बना है, अदर सेल से मिलके बना है, उसकी ब्लड सप्लाई डैमेज हो गई। ब्लड सप्लाई डैमेज की वजह से अब यहाँ पे फिल्ट्रेशन, जो कि सबसे पहला फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस कर रहा था, वो फिल्ट्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब होने की वजह से फ़िल्टर क्या होना था, केवल वेस्ट मटेरियल फ़िल्टर होना था, केवल प्लाज्मा फ़िल्टर होना था। लेकिन यहाँ पे फिल्ट्रेशन डिस्टर्ब होने की वजह से परमिएबिलिटी यानी परमिशन बढ़ जाएगी फिल्ट्रेशन की। इसका मतलब जो बेकार चीज़ें छाननी थी वो बेकार चीज़ें ना छन के यूज़फुल चीज़ें भी फ़िल्टर होना स्टार्ट हो गई हैं। अब जब यूज़फुल चीज़ें फ़िल्टर होना स्टार्ट हो गई हैं तो उसमें हमारा प्रोटीन भी फ़िल्टर होगा, उसमें हमारे ब्लड सेल्स भी फ़िल्टर होंगे, उसमें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वाटर भी फ़िल्टर होगा, और जितनी भी यूज़फुल चीज़ें हैं वो सारे फ़िल्टर हो करके हमारे कहाँ चले जाएंगे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि यहाँ पे चले जाएंगे। अब आप समझ लो, यहाँ पे केवल प्लाज्मा फ़िल्टर होना था, लेकिन अब यहाँ पे यूज़फुल चीज़ें यानी ब्लड भी फ़िल्टर हो करके यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब ये जो ब्लड फ़िल्टर होकर के आ रहा है ये आगे भी जाएगा, ये आगे जाते जाते हमारे मोटे वाले दूसरे पाइप में भी जाएगा। ये पाइप हमारा किससे जा कर के कनेक्ट हो रहा था, ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट से जा कर के कनेक्ट हो रहा था। कलेक्टिंग डक्ट हमारा लास्ट पार्ट होता है जो कि चीज़ों को फ़िल्टर करके फाइनल करके यूरिन बनाता है। अब कलेक्टिंग डक्ट भी क्या कर रहा है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है और वो ब्लड सेल्स को वापस से ब्लड सप्लाई में नहीं भेज पा रहा है। इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, जो यूरिन बनेगा वो ब्लड के साथ यूरिन बनेगा। इसका मतलब क्या होगा, यूरिन कैसा निकलेगा, रेड कलर का ब्लड के साथ यूरिन निकलेगा। यूरिन के साथ प्लाज्मा भी निकलेगा, प्लाज्मा के साथ प्रोटीन भी निकलेगा। तो जो यूरिन वेस्ट मटेरियल से बनना चाहिए था वो यूरिन किसका बन रहा है, प्रोटीन का बन रहा है, ब्लड का बन रहा है, वाटर का बन रहा है, प्लाज्मा का बन रहा है और अदर न्यूट्रिएंट्स का भी बन रहा है। साथ ही साथ जो फाइटिंग हो रही थी उसकी वजह से अंदर इन्फेक्शन और पस भी बन रहा था, वो पस भी यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर आ रहा है, जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। आप एक बार नोट्स देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत इजी वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।